हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाएँ। और लेक्चर को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। आपको बताना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या किसके तहत आता है। मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है या किसके तहत आता है, तो यह आता है गाइस मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मौलिक अधिकार। और आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिए गए हैं, तो यह यूएसए से लिए गए हैं, मतलब अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार हैं कौन से आर्टिकल में, आपको मैंने कल बताया था कि कौन से आर्टिकल है, कौन से भाग है। मैं आपको डेली बताती हूँ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार से। तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो वह भाग 3 में है। और कौन से आर्टिकल में तो है, तो यह 12 से 35 के बीच है। 12 से 35 अनुच्छेद हो गए। और भाग अगर पूछ लिया जाए तो भाग 3 में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसे। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ग 1 और वर्ग 2 का उचित मिलान कीजिए। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 दिया गया है। आपको बताना है कौन से संबंध का, मतलब जो है आपको बताना है ये कौन सा शब्द है इसका सही व्याख्या करता है। तो जो प्रभुत्व संपन्न होता है इसका सही व्याख्या कौन करता है, तो यह जो है ऑप्शन बी है। एक को जो है बी से मिलाया जाएगा। लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, यह जो है प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। उपजात आंतरिक जो होता है इसमें जो है लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष जो है नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण फ्रीडम है। नागरिकों को ऐसा कोई दबाव नहीं डाला जाता है कि आप लोग धर्म परिवर्तन करें। आप लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि आप लोग कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। और भाईचारा जो है या ऑप्शन ए से मिलाया जाएगा। सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए, यह भाईचारा कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी सी डी ए, यह सही आंसर होगा। प्रभुत्व संपन्न लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। प्रजातांत्रिक लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। धर्मनिरपेक्ष लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने के लिए पूर्ण फ्रीडम है। और भाईचारा, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी होगा। ये देखो बी सी डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना या फिर मूल अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बताना है संविधान की आत्मा के रूप में किससे जाना जाता है, तो यह प्रस्तावना को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, फिर राज्यों। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं। तो यह उल्लिखित हैं गाइस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये देखिए लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग कराए जा रहे हैं। तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिएगा, लेक्चर को बीच में मत छोड़ के जाइएगा। तो आपको बताना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है लिए कहाँ से गए हैं, तो यह जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और यह कौन से भाग में है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह भाग 4 में है। और कौन से आर्टिकल में है, तो यह जो है 36 से 51 के बीच है। 36 से 51 के बीच जो है भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार भी मैंने आपको बताया है, यह यूएसए से लिए गए हैं। कौन से आर्टिकल में है, तो यह जो है 12 से 35 के बीच है। 12 से 35 के बीच भाग कौन सा है, तो भाग 3 में है। और मौलिक कर्तव्य जो है या कौन से आर्टिकल में है, अगर आपसे पूछ लिया जाए वो आर्टिकल और जो है पूछ लिया जाए कि कौन से भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य आप लोग याद रखिए कि मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं थे, इनको जो है बाद में जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इनको बाद में जोड़ा गया है, तो इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है बाद में जोड़ा गया है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, अक्सर पूछा जाता है। तो इनको जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बाद में इनको जोड़ा गया है। और कौन से भाग में जोड़ा गया है इनको, तो इनको जो है 4 का में जोड़ा गया है, 4 का में। और कौन से आर्टिकल में, तो यह 51 का में, 51 का में जोड़ा गया है इनको। और भाग पूछ लिया है तो भाग 4 का होगा।
और आपसे पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो यहाँ रसिया से लिए गए हैं, रसिया से लिए गए हैं। तो पहले जो थे वह 10 थे, अभी 11 हो गए हैं। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है कौन सा है, मतलब कब लागू हुआ है 11वां मूल कर्तव्य, तो 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। और जो मौलिक कर्तव्य यहाँ आपसे पूछा है कहाँ से लिए गए हैं, तो यह रसिया से लिए गए हैं, रसिया से लिए गए हैं। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। और जब ये जोड़े गए हैं तब कितने थे, तब 10 थे, अभी कितने हैं, अभी 11 हो गए हैं। 11वां कौन सा है, 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो आप लोग इस सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिए। मूल कर्तव्य में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, मूल जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4 में है, 36 से 51 के बीच आर्टिकल में है। और मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिए गए हैं, भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, या मूल संविधान में शामिल नहीं थे, इन्हें भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया है। 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, अभी जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया है। और इनको कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो इनको जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। और यह जो है रसिया से लिए गए हैं, या मूल संविधान में नहीं थे। तो आप लोग सारे इस पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40, 42, 38 या फिर 39। तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद है 40, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। और आपसे पूछा जाता है कि अगर 42 जो है कौन से, इसमें क्या दिया गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो है काम की न्यायसंगत और मनोवचित दशाओं की तथा प्रसूति सहायता का उपबंध दिया गया है। और जो है अनुच्छेद 38 पूछ लिया जाए, इसमें क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए समान व्यवस्था बनाएगा, ये दिया गया है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए समान व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया है, तो इसमें जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या फिर समान नागरिक संहिता। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है या संविधान के बाद में जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। ये देखिए आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। या एक है मौलिक अधिकार है, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है या फिर मौलिक अधिकार है। तो आपको बताना है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में किसमें सुनिश्चित किया गया है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, राज्य के निर्देशक सिद्धांत में इसका वर्णन किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है, उसी पोस्ट पे कोई लड़की काम कर रही है तो उसको कम वेतन दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है। उद्देशिका में, राज्य के निर्देशक के तत्व में, मूल अधिकार में या फिर 7वीं अनुसूची में। तो भारत के संविधान कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के निर्देशक तत्व। मैंने आपको भी बताया था कि निर्देशक तत्व हैं जो है कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल कौन सा था आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यह जो है 36 से 51 था। और मैंने भाग कौन सा बताया था, तो भाग 4 था। कहाँ से लिए गए हैं यह भी बताया था, आप लोग बताइए कहाँ से लिए गए हैं। तो यह कहाँ से लिए गए हैं, तो यह जो है आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से। और आपसे पूछ लिया जाए कि 7वीं अनुसूची जो है कहाँ, इसमें जो है किसका वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में। तो इसमें जो है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का बंटवारा यह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। इसमें जो है राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इनका उल्लेख किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मूल अधिकार तो मैंने बताया था यूएसए से लिए गए हैं, कौन से भाग में यह भी बताया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मूल अधिकार जो है कौन से भाग में है।
तो यह जो है भाग 3 में है। और कौन से अनुच्छेद में है, तो यह जो है 12 से 35 के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? नेहरू ने, गांधी ने, जेपी नारायण ने या फिर एम.एन. रॉय ने? तो आपको बताना है 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किसने किया था? तो यह प्रस्तावित किया था एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये देखिए लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पूरा लेक्चर देखिएगा, लेक्चर को बीच में मत छोड़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारामैया, एस.सी. मुखर्जी या फिर के मुंशी? तो इसका सही आंसर क्या है? संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इनका नाम था एस.सी. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन अपनाया कब गया था? तो यह अपनाया गया था गाइस 26 नवंबर 1949 को। अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो है कब अपनाया गया था, तो यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 12, 13, 15 और 17? तो आपको बताना है भारतीय संविधान सभा जो थी इसमें कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसमें 15 महिला सदस्य थी। और ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 15 महिला सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपसे पूछा गया है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग बताइए कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर स्थायी सदस्य पूछ लिया जाए, स्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछ लिया जाए जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, या कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिए, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? एन गोपाल स्वामी, के मुंशी, एन माधव राव या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो आपको बताना है जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, इसका चेयरमैन कौन था? तो इसके चेयरमैन का नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन दिशा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर मनोहर लोहिया? राम मनोहर लोहिया। तो आपको बताना है कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य है उस जीवन दिशा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गाइस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? अभिव्यक्ति और विश्वास की, हैसियत और अवसर की, विचार और अभिव्यक्ति की या फिर अवसर और अभिव्यक्ति की? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की समानता का वचन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 14 अगस्त 1947 को या फिर 14 अगस्त 1947 को? ये देखिए लोअर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था गाइस 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 को अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? सर क्लाउड ऑचिनलेक, C.H. भाभा, सी राजगोपालाचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो आपको बताना है 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? आपको यह जो है पॉलिटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, पूरा आपको पॉलिटी का ही लेक्चर कराया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से लेक्चर को देखिएगा क्योंकि आपका पॉलिटी से ज़रूर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिए और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको बताना है भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? ये देखिए पहले यहाँ पे शब्द पूछा गया है। ये 40,000, 60,000
1,17,369 या फिर 12 लाख। तो आपको बताना है भारतीय संविधान जो है कितने शब्दों का बना हुआ है। तो यह जो है 1,17,369 शब्दों का बना हुआ है। और आपसे पूछा जाए अगर कि भारतीय संविधान कितने सालों में बना हुआ, तो यह जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतने टाइम में जो है हमारा भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और शब्द कितने थे? 1,17,369। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो पूछ भी लिया गया है कि भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, या फिर 2 वर्षों में। मैंने आपको भी क्या बताया था कि जो भारतीय संविधान है कितने टाइम में लिखा गया था, तो यह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लिखा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यह ऑप्शन ए होगा, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि। मतलब 2 वर्ष और 11 माह थे ना, 11 माह और 18 दिन थे, तो ये 3 साल पूरे नहीं थे ना, तो इसीलिए जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय या फिर रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान को क्या माना गया है। सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो इसको जो है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान को एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह एक लिखित संविधान है, यह अनुमेय, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनमनी है, मतलब कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, या फिर यह एकल है किंतु यह संघीय भी है, या फिर इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। तो आपको बताना है इनमें भारतीय संविधान का एक कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है जो यह गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो यह ऑप्शन डी है, इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसमें जो है संसद जो है इसमें कुछ संशोधन कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ये सब कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। तो यह भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है, यह भी सही है। इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है, और केवल केंद्र में अधिक शक्ति है इसको जो है लागू करने की। कुछ भी होगा तो इसमें केंद्र का हक होता है, राज्य का कोई भी हक नहीं होता है भारतीय संविधान पर कि उसमें कुछ बदलाव करना है, कुछ भी करना है तो वह संघ करेगा, राज्य में कुछ नहीं, राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से? राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, या फिर राजस्थान और पंजाब। तो सबको पता है कि ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है यह राजस्थान में तो लागू ही हुई थी, लेकिन और कौन सा ऐसा राज्य था जिसमें जो है लागू हुई थी? तो यहाँ पर देखो आपको फंसा लिया गया है कि राजस्थान सब में ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में या पहले ऐसे 2 राज्य थे जिसमें जो है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। और आपसे पूछा जाता है कि कब कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। और आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से ज़िले में? तो यहाँ जो है राजस्थान के नागौर ज़िले में। और आपसे यह भी पूछा जाता है कि जो भारतीय पंचायती राज व्यवस्था है किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो यह जो है लॉर्ड रिपन के। तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पेश किया गया था बीड में, सादनगढ़, नागौर या फिर नांदेड़। मैंने आपको वही बताया था कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर पेश किया गया था? तो यह नागौर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, राजस्थान के नागौर जिले में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर गोवा। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पंचायत राज प्रणाली नहीं है? तो यह राज्य है नागालैंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आपको बताना है भारत में पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय, अशोक मेहता, हनुमंत राय, फिर GV राव। तो आपको बताना है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन इस ए इसका सही आंसर है। बलवंत राय मेहता समिति यह कब हुई थी? तो 1957, अशोक या 1977।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा किया? अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, दिनेश गोस्वामी या फिर बलवंत राय मेहता? तो आपको बताना है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो यह ऑप्शन डी है, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 1/4, 1/2, 1/3 या फिर 2/3? तो आपको यहाँ पर बताना है कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो यहाँ पर 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या फिर ग्राम सहकारी संस्था? ये देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताना है निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है। तो यह जो है ग्राम सहकारी संस्था जो है ग्राम पंचायती राज्य संस्था नहीं है। बाकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या से सारी पंचायती राज संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह दिन संविधान 73वां संशोधन द्वारा अधिनियम 1992 को जारी होने का प्रतीक है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। यह जो है 73वें संविधान अधिनियम के द्वारा 1952 में इसे लागू किया गया था। तो आपको बताना है यह कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है गाइस 24 अप्रैल को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया है? भानु प्रताप सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, श्री रंगराजन समिति या फिर अरविंद मायाराम समिति? तो आपको बताना है कि समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया गया है। तो यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यह 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा गया है? रजनी कोठारी, पी.आर. दुभाषी, टी.एन. चतुर्वेदी या फिर जे.डी. शुक्ला? तो आपको बताना है निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। तो यह कहा है रजनी कोठारी ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने? तो आपको बताना है कि किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया है, मतलब जिला कलेक्टर इसमें से कौन सा बना था। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स जो था या जो है भारत में जिला कलेक्टर का पद पर सृजित हुआ था। तो अक्सर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग पूछा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। तो इन्होंने जो है सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 245 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह अनुच्छेद किसी में नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? गाँव के सभी सदस्य, गाँव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक हो, या फिर पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, या फिर पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य? तो आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य इसमें से कौन से होते हैं। तो यह होते हैं पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की आपको बताना है प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चांडी या फिर सुंदा भंडारी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फातिमा बीबी जो थी यह सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने, या फिर जस्टिस संजय किशन कौल ने, या फिर जस्टिस एन.वी. रमन ने? तो आपको बताना है 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। तो यह ग्रहण की है जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवसृजित उच्च न्यायालय है मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश? तो नवसृजित मतलब अभी नए नए उच्च न्यायालय कौन से बने हैं, कौन से राज्य के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत सुप्रीम कोर्ट या फिर UNCLOC। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इलाहाबाद अपने इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारियों जिन्हें लेखपालों भी कहा जाता है, इनके कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का SHO, ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार या फिर जिलाधीश। तो इसका सही आंसर क्या है कि पटवारियों जिसे लेखपालों भी कहा जाता है, इनके कार्य की देखभाल कौन करता है? तो यह तहसीलदार करते हैं, तहसीलदार। ऑप्शन 6 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अभिलेखन जिन्हें रिकॉर्ड भी कहा जाता है के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पटवारी, तहसीलदार, नंबरदार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो भू अभिलेखन का रिकॉर्ड होता है, जैसे कि भूमि का कोई भी काम होता है, तो इसका रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो यह पटवारी जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है, जो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो आपको बताना है कि जो कोई व्यक्ति है वह जो है अपने ज़िले के मतलब जो कोर्ट है उससे जो है असंतुष्ट है, उसके न्याय से, उसने जो न्याय दिया है उससे असंतुष्ट है, तो वह कहाँ पर दोबारा अपील कर सकता है? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जांच न्यायालय में, फिर सत्र न्यायालय में। तो इसका सही आंसर क्या है? सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह उच्च न्यायालय में कर सकता है, मतलब हाई कोर्ट में कर सकता है। अगर जिला न्यायालय में उसका मतलब जो असंतुष्ट है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर उच्च न्यायालय में असंतुष्ट है तो यह उच्चतम न्यायालय में कर सकता है, मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। पहले उसको अपने ज़िले के न्यायालय में पहले करना होगा अपील, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर वह सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिला प्रशासन का मुखिया होता है SDM होता है, आयुक्त होता है, DM होता है, फिर तहसीलदार होता है। तो जो जिला प्रशासन होता है इसका मुखिया कौन होता है? सबको पता होगा, तो यह DM होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, DM, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जिलाधिकारी होता है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, राज्य प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय स्तर का अधिकारी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जिलाधिकारी कौन होता है? तो यह होता है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, जिसे IAS भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? राज्य को, राज्य तथा केंद्र को या फिर स्थानीय निकायों को। तो आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो यह प्रदान की गई हैं केंद्र को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अमेरिका को राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, या फिर उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सत्य है? केवल 3, केवल 3-4, केवल 2-3-4 या फिर केवल 1-3। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, ऑप्शन ए केवल 3। केवल 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है कि जो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, यह बिल्कुल सही है। यह भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच विशेषता है, यह सबसे बड़ी विशेषता है। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, ये देखिए पेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बाग के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? ग्राम सभा, पंचायत, ग्रामीण सभा या फिर ग्राम सेवा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचायत। अनुच्छेद 243 बाग के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था का नाम पंचायत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है और कौन सा होता है? राज्य समिति, पंचायत समिति, जिला समिति या फिर ग्राम सभा। तो जो ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर कौन होता है? तो ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था। कब दिया गया था? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा
या फिर 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संविधान संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था, तो यह 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछ लिया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी। मैंने आपको अभी आगे ये जो है क्वेश्चन करा दिया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो यह जो है राजस्थान के नागौर जिले में। और कौन सा राज्य था जो दूसरे नंबर पर उसने लागू किया था, तो वह आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं, जिसे PRI भी कहते हैं, में महिलाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी है। कितने %? 30%, 40%, 50 या फिर 60? तो आपको बताना है 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी है। कितने % मंजूरी दी है? तो यह 50% मंजूरी दी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में स्तर नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर नगर परिषद? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, तो यह नगर परिषद है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बाकी सारे जो है ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, ये सारे 3 स्तर हैं, तो इसीलिए ग्राम पंचायत को जो है त्रिस्तरीय प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? आपसे पंचायती राज से एक नए क्वेश्चन से ज़्यादा भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से पूरा लेक्चर देखिए। यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिए। तो आपको बताना है वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? 10वीं, 20वीं, 25वीं या फिर 30वीं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25वीं सालगिरह मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में या फिर उपरोक्त में से सभी स्थानों पर? तो आपको बताना है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। कहाँ पर उपलब्ध है? तो यह उपलब्ध है पंचायती राज निकायों में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 54 है जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है तहसीलदार की सहायता से, SDM की सहायता से, स्वयं अकेले या फिर जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से? तो आपको बताना है जो जिला अधिकारी होता है, जिसे DM भी कहा जाता है, यह जिले का शासन किसकी सहायता से चलाता है? तो यह जिले का शासन जो है जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से चलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है जिला प्रशासन में कार्यों में शामिल है जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रख रखाव या फिर व लगान को वसूली करना, या फिर नागरिक सुविधा व सभी को विकास समान अवसर उपलब्ध कराना, या फिर उपयुक्त सभी? तो आपको बताना है जिला प्रशासन के कार्यों में क्या शामिल है। सब लोग बताइए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, सभी शामिल हैं। जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना, और नागरिक सुविधा में सभी को विकास का समान अवसर प्रदान करना। तो यह सारे जो हैं जिला प्रशासन के कार्यों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी या फिर मुख्य विकास अधिकारी? तो आपको बताना है जिले में जो प्राथमिक शिक्षा होती है ना, तो उसकी व्यवस्था कौन करता है? तो इसकी व्यवस्था करते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो काम जिलाधिकारी का नहीं होगा, तो यह जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है कौन कराता है? पुलिस अधीक्षक, लोक अदालत, जेलर या फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी? तो जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन कराता है? तो यह करवाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो जो परिवार कल्याण है या जो है चिकित्सक से ही संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होता है परिवार कल्याण के कार्य करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है। आपको बताना है जो जिले में जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं ना, इनकी व्यवस्था कौन देखता है? जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप जिला अधिकारी या फिर मुख्य विकास अधिकारी? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो इन दोनों में से होगा, तो यह ऑप्शन ए होगा, जिला विद्यालय निरीक्षक होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कि जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक देखता है।
क्वेश्चन नंबर 59 है, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है मुख्य विकास अधिकारी, जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर उप जिला अधिकारी। तो जो जिला न्यायालय का प्रमुख होता है कौन होता है, तो यह जिला न्यायाधीश होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो यह जिला न्यायालय है तो इसका प्रमुख तो जिला न्यायाधीश ही होगा ना, ये न्यायालय का न्यायाधीश। उच्च न्यायालय तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, मुख्य भी नहीं आएगा, उप जिला अधिकारी भी इसका कोई काम नहीं है। तो न्यायालय में तो न्यायाधीश का ही काम होता है, और जिला का न्यायालय है तो इसमें जिले न्यायाधीश का ही काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1852 में, 1762, 1772 या फिर 1872। तो आपको बताना है जो भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद जो है किस वर्ष सृजित किया गया था, मतलब जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 1772 में। 1772 में इस पद को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य करता है संभागीय आयुक्त, जिला अधिकारी, उपखंड अधिकारी या फिर पुलिस अधीक्षक। तो आपको बताना है जो जिला स्तर होता है इस पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य कौन करता है? तो यह कार्य करता है जिला अधिकारी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जिला अधिकारी जो है सारी मतलब जो है देखता है सब कुछ कि क्या कहाँ पर क्या हो रहा है ज़िले में, या फिर तो वह जो है राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सिले लेने की शक्ति रखते हैं? हाँ, नहीं, हाँ, पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सिले लेने की शक्ति रखते हैं? तो यह बिल्कुल नहीं रखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सरकारी आयोग था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव अधिकार के हनन की जांच, पंचायती राज, केंद्र राज्य संबंध या फिर चुनाव सुधार। तो जो सरकारी आयोग था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि जो केंद्र राज्य के संबंध हुए इसका मुख्य उद्देश्य था, सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? परमादेश, अधिकारी परीक्षा, उत्प्रेषण या फिर निषेध। तो इसका सही आंसर क्या है कि किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो यह कौन देता है? तो यह देता है या जो है चारों रिट दी हुई हैं, रिट दी हुई है। रिट जो है 5 प्रकार की होती हैं, अभी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग पिछले लेक्चर देखिए, उसमें मैंने आपको सब बताया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन सी, उत्प्रेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम स्त्राला के लिए उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरदान में वकील रहा हो। तो आपको बताना है 3, 5, 7 या फिर 10। तो आपको बताना है कि ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरदान में वकील रहा हो। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, 10 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कम से कम 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक होती है? तो जो आपको बताना है इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इसके न्यायाधीश पद पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर जज बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष तक सेवा आवश्यक होनी चाहिए? 20, 5, 15 या फिर 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए कम से कम सेवा होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमन्नार समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो, राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। तो कथन सत्य है, कारण सत्य है, ए और बी दोनों असत्य हैं या फिर उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो आपको बताना है राजमन्नार समिति का सुझाव क्या था? तो इसका सुझाव था कि वित्तीय आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो, राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। तो यह दोनों बिल्कुल सही हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, या फिर बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो आपको बताना है नीचे दिए गए कोट में कौन सा उत्तर सही है, 1 2, 1 2 3, 2 3 4 या फिर सभी। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? तो गाइस यहाँ निर्भर करते हैं सभी पर, संवैधानिक प्रावधानों पर भी, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी, न्यायिक व्याख्याओं पर भी, और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सभी पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से, सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के 1/3 बहुमत से, या फिर सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत। तो आपको बताना है संघ एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है। तो आप लोगों के ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बेसिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आप लोग एक लाइनर के क्वेश्चन सोच रहे हैं, तो कुछ आएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग किससे पास होने की सोच रहे हैं तो भूल ही जाइए। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, या फिर क्षेत्रीय दलों का उदय। तो आपको बताना है कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3, या फिर 1 2 3 4 तो चारों। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग सब कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, 1 2 3 4। ये जो चारों हैं या केंद्र की राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता और क्षेत्रीय दलों का उदय, यह सारे जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच वितरित होता है? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों के विषय में भूमि शुल्क, या फिर रेलवे किराए और भाड़े पर कर, या फिर समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर क्रय और विक्रय कर, या फिर कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आय पर कर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो यह ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर कनाडा के संविधान के अनुसार, अमेरिका के संविधान के अनुसार, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार, या फिर स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार। तो आपको बताना है संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है किस संविधान के अनुसार? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार किया गया है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो इससे जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है कनाडा से क्या लिया गया है, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ जो है इससे जो है संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, या फिर भाग 12 और अध्याय 2। तो इसका सही आंसर क्या है गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह भाग 11 और अध्याय 1 है। भारतीय संविधान का भाग 11 और अध्याय 1 जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध में संबंधित नहीं है? सरकारी आयोग, राजमनार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, या फिर पुंछी आयोग। तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो है इस संघ और राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। बाकी जो है संघ राज्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संघ राज्य से कौन संबंधित है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरकारी आयोग, राजमनार समिति और पुच्छी आयोग जो है राज्य और संघ से संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, या फिर संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। अभी आपने पढ़ा है कि सरकारी आयोग का संबंध जो है किससे है, संघ और राज्य के बीच संबंध से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, संघ और राज्य के बीच संबंधों से है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और गाइज़, अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा लेक्चर देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है। सक्रिय राजनीतिज्ञों का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए, या फिर अवकाश प्राप्त राज्यपाल को लाभ का पद ग्रहण करने के लिए वर्जित किया जाए, या फिर केंद्र में सत्तारूढ़ दल में संबंध रखने के लिए विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। तो आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा सरकारी आयोग की संस्तुतियों से सम्मिलित नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने के लिए वर्जित किया जाए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज्यपाल जो है अवकाश ग्रहण किए हैं फिर भी उनको जो है लाभ मिल रहा है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है किसके, कौन से सदन में। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। और आपको बताना है कि संसद जो है कौन से आर्टिकल में, मैंने आपको बताया था संसद जो है 79 में है, लोकसभा किस में है, लोकसभा जो है 81 में है, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है, तो यार राज्यसभा जो है 80 में है। ये अक्सर आर्टिकल पूछे जाते हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का संतुलन चक्र जो है किससे माना जाता है, विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका या फिर प्रेस। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका को। और न्यायपालिका को जो है संविधान का संतुलन चक्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक आध्यात्मक शासन प्रणाली व आधारभूत तत्व है। संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, या फिर अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है किसने कहा था। डी बसु ने, एमी पाइली ने, आइवर जेनिंग्स ने या फिर केसी वियर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है। तो यह कहा था केसी वियर ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था कि तत्कालीन कार्यरत प्रशासकीय ढांचा इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार स्वीकारना अनिवार्य था, या फिर इस देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया, या फिर यह प्राचीन भारतीय शासन की परंपरा के अनुरूप था। तो आपको बताना है भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण क्या था। तो इसका कारण था कि इस देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, या फिर देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो आपको बताना है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। इसीलिए भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र या फिर विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कोड सही है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4 या फिर 2 3 4। तो आपको बताना है संघीय राज्य व्यवस्था जो है इसमें क्या सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो यह है सारे हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 1 2 3 4 या चारों जो हैं यह संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संविधान द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या फिर उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो आपको बताना है संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है, सबको बताना है ये आंसर कमेंट बॉक्स में। तो यह है संविधान द्वारा। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन होता है संविधान के द्वारा होता है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार और ये दोनों गलत होंगे, संविधान द्वारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं, 26, 25, 20 या फिर 21। तो आपको बताना है लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं, तो यहाँ पर जो है 26 सीटें आवंटित हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है 100, 25, 75 या फिर 90। तो आपको बताना है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसके लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 90 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर इतने हैं तो आप लोग इतने हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया, कब आया, उत्तराखंड अब से पूछा गया है कब अस्तित्व में आया था, या जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। 7 दिसंबर 1999, 9 नवंबर 2000, 23 अक्टूबर 2000 या फिर 4 मार्च 2000। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है अस्तित्व में आया था, अस्तित्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। 1950, 1951, 1952 या फिर 1956। तो जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 1956 में। और भाषा के आधार पर ऐसा कौन सा राज्य था जो पहली बार गठित किया गया था, तो यह जो है आंध्र प्रदेश था। इसे भी आप लोग लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है। तो आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर पहली बार गठित हुआ था राज्य 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा को भारत के पूर्व राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1956, 1972, 1975 या फिर 1947। सब लोग बताइए इसका आंसर कि त्रिपुरा को भारत के पूर्व राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो यह दर्जा दिया गया था 1972 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान है, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। तो आपको बताना है भारत और अमेरिका संघवाद में कौन सा एक बिंदु जो है या समानता है, मतलब कौन सा एक बिंदु जो है कॉमन है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है वह सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। मतलब जो है केंद्र और राज्य के बीच जैसे कोई विवाद हुआ है तो उस विवाद का जो है निपटारा या कौन करेगा, तो यह सुप्रीम कोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है, राज्य मन्नार कमेटी रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, आनंदपुर साहिबरी रेजोल्यूशन या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। तो आपको बताना है कौन सी रिपोर्ट जो है प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर उपरोक्त चारों। तो इसका सही आंसर क्या है,
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ 1, 2, 3 है। मैंने आपको बताया भी था कि राजमन्नार और सरकारिया जो थी या तो दोनों बताई थी। जो आनंदपुर है या भी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के विषय में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समितियों आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं? राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति, तारकुंडे समिति। तो आपको बताना है केंद्र राज्य संबंध में के विषय में कौन सी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3 या फिर 1, 3। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, 1 और 2। ये जो राजमन्नार समिति और सरकारिया समिति जो है केंद्र और राज्य के संबंध के बीच संस्तुतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। या फिर उपरवर्णित सभी सही हैं। तो आपको बताना है कि इनमें अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कौन सी है? तो यह विशेषता है गाइस सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यह जो है तीनों जो है या अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति जो है कौन से आर्टिकल में आता है? तो यह जो है 52 में आता है। उपराष्ट्रपति पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति जो है तो यह जो है 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, रूस से या फिर स्विट्जरलैंड से? मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के संघीय विशेषताएं जो है कहाँ से ली गई हैं। अभी मैंने इससे पहले अभी आपको बताया। अगर आपने अच्छे से लेक्चर को देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं देखा होगा, छोड़ दिया होगा बीच में, तो इस नहीं पता होगा, तो यह कनाडा से ली गई। भारतीय संविधान की जो संघात्मक विशेषताएं हैं कनाडा से ली गई हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से तो इससे जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है, आपातकाल का सिद्धांत। और पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से तो यहाँ से जो है समवर्ती सूची ली गई है, और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाइए, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम। तो आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो यहाँ से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो फ्रांस है यहाँ से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। तो आप लोगों ने अगर ये पॉइंट्स नोट डाउन नहीं किए तो अभी के भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो आपको बताना है कि कथन ए है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, और कारण आर है यह शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? तो यहाँ ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। मतलब ये दोनों तो सही है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है और यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है, लेकिन ये जो आर है यह एक ही सही व्याख्या नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग या फिर उपरोक्त में से सभी? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग और पूर्ण राज्य की मांग जो है सभी जो है बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत से क्वेश्चन इसमें से नहीं आ रहे हों, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत बेसिक से क्वेश्चन, वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन है वह पूछे जाने वाले नहीं हैं जो आप लोग सोच रहे हैं। तो इतना भी इजी पेपर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? देखिए फिर से पूछा गया है, आप लोगों को ये तो रट भी गया होगा अब तक। तो यह जो है केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सरकारिया संस्तुतियाँ जो हैं केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, या फिर भारत की संसद से। तो आपको बताना है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मैंने आपको बताया था जो संसद है यह कौन से आर्टिकल में है, तो 79 में है, प्रधानमंत्री 75 में है और राष्ट्रपति 52 में है, उपराष्ट्रपति 63 में, 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, फिर 8वीं अनुसूची में। इम्पॉर्टेंट है अनुसूचियाँ। तो अभी जो है प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियाँ हैं आप लोग बताइए। तो यह जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी अनुसूचियाँ थी? तो पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अभी जो है 12 हो गई हैं। तो आपको बताना है कि मूल संविधान में 8 थी, अभी 12 हो गई हैं। तो आपको बताना है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है? यह नंबर 100 क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वो जो है बंटवारा दिया गया है। इसमें जो है संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची इनका भी बंटवारा दिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखिए, अक्सर पूछ लिया जाता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में आती हैं। तो यहाँ आती हैं गाइस 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और 8वीं अनुसूची में क्या आता है? तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं आती हैं, भाषाएं आती हैं। भाषाएं कितनी हैं? तो भाषाएं अभी 22 हैं। पहले कितनी थी? मूल संविधान जब जो है 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी? तो पहले जो है 14 थी, अभी कितनी हो गई? अभी जो है 22 हो गई हैं। और आपसे पूछा जाए कि 6ठी अनुसूची जो है इसमें क्या दिया हुआ है? तो 6ठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जनजातीय प्रशासन दिया हुआ है। ये जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये अक्सर पूछा जाता है कि 6ठी अनुसूची जो है इसमें कौन से 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम दिया गया है। तो इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख दिया गया है कि जनजातीय प्रशासन का उल्लेख दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 5वीं अनुसूची है इसमें क्या दिया गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। तो इसमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख दिया गया है। 5वीं में क्या है? तो 5वीं में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। यह भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको फिर से रिपीट करा दे रही हूँ कि 8वीं अनुसूची जो है, पहले मैं 7वीं बताती हूँ कि 7वीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे से संबंधित है। इसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी आती हैं। और 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। भाषाएं कितनी हैं? अभी जो है 22 भाषाएं हैं, पहले कितनी थी? तो पहले जो है 14 भाषाएं थी। और 6ठी अनुसूची में 4 राज्य दिए गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनका जनजातीय प्रशासन दिया हुआ है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए, अक्सर पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची, जो 10वीं अनुसूची है इसमें क्या है? तो यह जो है दल बदल से संबंधित है। दल बदल जो है यह इससे संबंधित है। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान से संबंधित है। 11वीं अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है, तो यह जो है पंचायतों के प्रावधान से संबंधित है। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसमें जो है संघ और राज्य दिए गए हैं। दूसरी में वेतन दिया गया है सर्वोच्च पदाधिकारी का। तीसरी में शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी में राज्यसभा की सीट का उल्लेख किया गया है। मैंने आपको सारी सूचियाँ बता दी हैं सूचियाँ, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 से 46, अनुच्छेद 4 से 5, अनुच्छेद 141 से 42 या फिर अनुच्छेद 56 से 57। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 246 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य व शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है केंद्र द्वारा, राज्यों के बीच समझौता करके, संविधान संशोधन द्वारा, या फिर केंद्र व राज्य की आपसी सहमति द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि केंद्र व राज्य व शक्तियों में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह संविधान संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है? व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका के मध्य संबंध, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध, या फिर केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध। तो आपको बताना है संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑब्वियस सी बात है, संघात्मक सरकार होगी, इसमें केंद्र और राज्य दोनों आते हैं। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 104 है, संघात्मक शासन में पाया जाता है संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान, ए व बी दोनों सही हैं, या फिर उपरोक्त में से सभी असत्य हैं। तो आपको बताना है संघात्मक शासन में क्या पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है कि ए और बी दोनों सही हैं, मतलब संविधान की सर्वोच्चता और लिखित व कठोर संविधान यह दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों की भी शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एकहरी नागरिकता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान व संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान व संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह किसका कथन था? डी बसु का, के मुंशी का, बी अम्बेडकर का, या फिर के अय्यर का। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, भीमराव अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से किस प्रकार से भिन्न है? कि भारत में एक लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकहरी नागरिकता है, या फिर केंद्र तथा राज्यों की भी शक्तियों के वितरण के प्रावधान है। तो आपको बताना है भारतीय संघीय व्यवस्था और जो अमेरिकी संघीय व्यवस्था है किस प्रकार से भिन्न है। तो आप लोग सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो इसमें जो है एकहरी नागरिकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, या फिर राष्ट्र की एकता पर। तो आपको बताना है जो भारतीय संघवाद होता है, संघवाद बल होता है, भारतीय संघवाद बल देता है किस पर देता है बल? तो यह बल देता है राष्ट्र की एकता पर। मतलब जो भारतीय संघवाद कहता है कि राष्ट्र में एकता होनी चाहिए, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहें, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम आपस में नफरत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? एक विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठा जाए, या फिर सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, या फिर जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो आपको बताना है शून्यकाल का अर्थ क्या है। मैंने आपको लेक्चर कराया है जिसमें आपको बताया है कि प्रश्नकाल क्या होता है और शून्यकाल क्या होता है। तो यहाँ पर जो है शून्यकाल, पहले तो आपको प्रश्नकाल पता होना चाहिए। तो जो सामान्यतः लोकसभा की एक बैठक का पहला घंटा प्रश्न के लिए होता है, उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। जो लोकसभा की बैठक के लिए जो पहला घंटा होता है वह प्रश्नकाल के लिए होता है, तो वह जो प्रश्नकाल कहलाता है। और शून्यकाल का समय, शून्यकाल का जो समय होता है यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है यह शून्यकाल आता है, शून्यकाल आता है। इसका मतलब है कि दोपहर 12 से 1 बजे तक होता है शून्यकाल। शून्यकाल जो है दोपहर 12 से 1 बजे तक होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने तो बता दिया है। तो यह होता है ऑप्शन बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और आप लोग यह भी याद रखिए कि प्रश्नकाल जो है शून्यकाल जो है या प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, अर्थात जब 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है यह शून्यकाल का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह, या फिर 6 माह। तो आपको बताना है कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है। तो इसकी अवधि है गाइस ऑप्शन सी, 5 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 543, 534, 556 या फिर 565। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? 550, 250, 552 या फिर 600। तो आपको बताना है कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं। बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, सबको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 552 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो आपको बताना है जो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं? 39, 85, 109 या फिर 131। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी 131 सीटें रखी गई हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सबको पता होता है ये कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 11, 9, 7 या फिर 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर अयंगर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत शयनम अयंगर या फिर डॉक्टर पीवी चेरियन। तो लोकसभा के पहले स्पीकर हैं कौन थे? सबको पता होगा ऐसे ही क्वेश्चन। ये थोड़ा बेसिक सा भी क्वेश्चन है, सब हार्ड ही नहीं आएंगे, एक दो बेसिक भी आ सकते हैं, बेसिक भी आएंगे, आ सकते नहीं आएंगे। तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो यह जीवी मावलंकर अयंगर थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? डॉक्टर GS ढिल्लन का, श्रीमती मीरा कुमार का, डॉक्टर बलराम झाखड़ का या फिर श्री हुकम सिंह का। तो भारत में निम्न से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो यह जो है डॉक्टर बलराम झाखड़ का रहा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ये देखिए अवकारी सिपाही में आया है एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 117 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? 64, 75, 80 या फिर 70। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो यूपी के बारे में पता करके जाइए। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह 80 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर या फिर रामविलास पासवान। तो जो 2018 था उसमें राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो है एम वेंकैया नायडू थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल है, मामलों पर कानून बनाता है, या धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है, या फिर यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रशासन प्रस्तावों को मंजूरी देता है, या फिर यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है, या फिर यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। तो आपको इसमें से राज्यसभा की शक्ति है इसमें से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, या गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक को संशोधन का सुझाव देता है। लेकिन धन विधेयक जो होता है हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। और 110 आर्टिकल के तहत धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक जो है इसका उल्लेख 110 आर्टिकल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 16 अगस्त 1947 को, 27 जनवरी 1950 को, 13 मई 1952 को या फिर 15 जून 1952 को। तो आपको बताना है भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी गाइस 13 मई 1952 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 13 मई 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? बहुत बेसिक सा है, 21 वर्ष, 25, 18 या फिर 30 वर्ष। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो यह 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा तो इसके लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, 18 वर्ष जो है मतदान के लिए मतदान के लिए आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे 5वें, 6ठे, 7वें या फिर 8वें? तो आपको बताना है जो नीलम संजीव रेड्डी थे या भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? सब लोग बताइए।
तो यह छठे नंबर के थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सबसे पहले कौन थे? तो यह नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और कब से कब तक रहे थे जवाहरलाल नेहरू? मैंने आपको बताया था कि जो जवाहरलाल नेहरू जो हैं कब से कब तक रहे थे प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। तो यह जो है 1947 से 64 के बीच रहे थे। मतलब सबसे लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू जो हैं या प्रधानमंत्री रहे थे 16 साल, कितने दिन? 286 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है? मोहलत, दंड विराम, क्षमादान या फिर विनियम? तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना क्या कहा जाता है? या आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, क्षमादान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 16वें, 14वें, 12वें या फिर 11वें? तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ 14वें और 15वें नंबर के भी राष्ट्रपति महिला बनी है। तो यह कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो सबको पता होगा द्रौपदी मुर्मू जो है यह भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। देखो फिर से पूछ लिया गया। तो यह जो है 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सबको पता होगा ये। तो यहाँ 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति जो है निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के.आर. नारायण, नीलम संजीव रेड्डी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। तो यह है ऑप्शन सी है, नीलम संजीव रेड्डी जो थे यह निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, वीवी गिरी। वीवी गिरी जो थे भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इसकी वजह से यह जेल भी गए थे। ये देखिए स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य में सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो आपको बताना राज्यसभा में विशेष शक्ति कौन से आर्टिकल के तहत है कि वह संबंध कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? 128, 198, 223 या फिर 249? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो यह जो है ऑप्शन डी है, 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट है, 93, 105, 108 या फिर 116? तो आपको बताना है कौन से अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में, मतलब ऐसे टाई हो गया जैसे कि इधर भी 245 मिली है उधर भी 245 मिली है, उसकी स्थिति में क्या होगा कि पास वोट डालने का अधिकार होता है प्रधानमंत्री को, स्पीकर को, राष्ट्रपति को या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। तो यह जो है स्पीकर को होता है। लोकसभा के मतदान करते समय अगर टाई हो गया तो इसका मतलब जो है, अब टाई हो गया है तो इसमें जो है स्पीकर ऐसा कर सकता है कि वह जो है सामने वाले को या फिर दूसरे को, वोट दोनों में से जिसको भी वोट देगा वो जीत जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। स्पीकर के पास यह शक्ति होती है कि वह जो है टाई मामला को सुलझा सकता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को नियति से वादा शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था, जिसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी भी कहा गया था? लाल किला दिल्ली से, 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली से, संसद
से या फिर इंडिया गेट नई दिल्ली से? तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में एक भाषण दिया था, या कहाँ से दिया था? तो यह दिया था संविधान सभा से, जिसे संसद भी कहा गया, संसद से दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला या फिर वीडी जली? तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति जो होता है अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले किसे अपना त्यागपत्र दे सकता है? मैंने आपको बताया हुआ है ये क्वेश्चन। तो यह उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो यह दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर भारत के उपराष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह ऑप्शन बी होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 10, 22, 12 या फिर 9? सबको पता होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है। तो यह 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? 11, 9, 10 या फिर 12? तो आप लोगों को बताना है कितने सम्मिलित किए गए थे। मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य के बारे में, हर एक पॉइंट्स बताया था। तो यह 10 किए गए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लेकिन 11वां मूल कर्तव्य जो है यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 2002 में। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो यह जो है रसिया से लिए गए हैं। कौन सी समिति की सिफारिश पर इन्हें मूल संविधान में जोड़ा गया था? मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। तो कौन से समिति के द्वारा तो यह जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। और आपसे पूछा था कि ये कौन से भाग में जोड़े गए? तो भाग 4 का अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए। तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 6, 7, 9 या फिर 11? तो जो 2002 में एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो अभी मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। पहले कितनी थी? पहले 10 थी। मैंने अभी आपको बताया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान अधिनियम, 41वें, 44वें या फिर 45वें? तो यह ऑप्शन इसका सही आंसर है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 9, 10, 11 या फिर 8? तो प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो यह 11 हैं, पहले 10 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? मैंने आपको मूल कर्तव्य से पहले ही सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। जो भी मूल कर्तव्य से पूछे जाते हैं, इससे बाहर मूल कर्तव्य से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो ये देखो स्वर्ण सिंह समिति ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना को विकसित करता है, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना या फिर संविधान को मनाना एवं इसके आदर्श की कदर करना? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो एक मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ ऑप्शन ए है, लोक चुनाव में वोट डालना, यह एक मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? महानिषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या फिर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक है राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो यहाँ ऑप्शन डी है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या नीति निर्देशक तत्व में नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? 23वां, 26वां, 24वां या फिर 32वां? तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो यह 23वां है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? 14, 13, 17 या फिर 26? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार? आप लोगों को आज पॉलिटी के सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट आते हैं। तो आप लोग अच्छे से पूरा लेक्चर देख लीजिएगा जिससे कि पॉलिटी के क्वेश्चन आपके एक भी नहीं छूटे, क्योंकि यहाँ पर जो है वैसे ही क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिए और लेक्चर को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान की स्वीकृति मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, या फिर सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर कार्य करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा संविधान स्वीकृति मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, माँ बाप की संपत्ति के अधिकारी उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर राज्य विधानमंडल? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो यह सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, उच्चतम न्यायालय। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि आपको बताना है संसद का कार्य कौन सा नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। और गाइस ये पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कुछ बेसिक से भी हैं और कुछ ज़्यादातर इसमें बहुत अच्छे ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक तो आप लोग याद कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा अच्छे होते हैं उनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप लोग पूरा लेक्चर अच्छे से देखिएगा और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से देख के जाइएगा ताकि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या है। अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो यह ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, संसद में पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्री की, ये क्या लिखा है, वह मंत्री की परिषद जिम्मेदार है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 23, 21, 25 या फिर 18? ये तो पता ही होगा सबको, बहुत बेसिक सा है। तो यह जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो सबको पता होगा 25 वर्ष, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए होनी चाहिए, 18 वर्ष मतदान के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए या फिर 2 घंटा? मैंने आपको बताया था कि जो शून्यकाल की अवधि होती है कितनी होती है, तो 12 से 1 होती थी, तो कितने घंटे हो गए? तो 1 घंटा हो गया, तो यह 1 घंटे तक होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो यह दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? ये तो अभी कराया था मैंने। तो यह एन संजीव रेड्डी थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे और स्थायी सभा के अध्यक्ष भी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने पर अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा। तो जो उपराष्ट्रपति होता है इसको अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो जो उपराष्ट्रपति ही होता है या राज्यसभा का होता है, तो यह जो है ऑप्शन है राज्यसभा के पास होता है यह अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66 या फिर अनुच्छेद 74। तो आपको बताना है उपराष्ट्रपति का चुनाव पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यह अनुच्छेद 66 के तहत होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा या कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है। मतलब उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में होगा और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुच्छेद 66 में होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद तो पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, CVV गिरी या फिर श्री VD जत्ती। तो आपको बताना है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति तो मैंने आपको बताया था अभी, राजेंद्र प्रसाद थे। और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको बताना है भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? सब लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 17, 19, 15 या फिर 12। तो जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ 12 होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/2, 1/3 या फिर 1/5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ 1/3 होता है। 1/3 जो सदस्य होते हैं या हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा जो होती है कभी भी विघटित नहीं हो सकती है। अक्सर पूछा जाता है कि राज्यसभा जो होती है इसको विघटित किया जा सकता है कितने समय में? 1 साल, 2 साल, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन होगा राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो जो राज्यसभा होता है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सब लोग बताइए। तो यहाँ उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और लोकसभा का पदेन अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष होता है। मतलब लोकसभा का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होगा और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में था? 63 में था, राष्ट्रपति 52 में था, प्रधानमंत्री 75 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25, 30, 31 या फिर 35। तो 35 तो राष्ट्रपति के लिए है, मैंने आपको बताया था। 25 जो है लोकसभा के लिए है और 30 वर्ष राज्यसभा के लिए है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के महान्यायवादी को? ये तो सबको पता होगा कि जो मृत्युदंड होता है इसके मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह राष्ट्रपति को पास होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 72 के तहत। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। ये पॉलिटी का लेक्चर आपको कराया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी का भी वेटेज बहुत होता है और अक्सर आर्टिकल पूछे जाते हैं। और जो है मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आज कराए हैं, जो कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग अच्छे से पूरा लेक्चर देखिएगा और नहीं समझ आए तो दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग अच्छे से लेक्चर को देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।